हेलो दोस्तों। आप सभी का जीएस एक्सपेंड में एक बार फिर से स्वागत है। हम हिस्ट्री के पॉइंटर का जो सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट वाले एपिसोड में हमने 25 पॉइंटर्स देखा था। अब उससे आगे हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे हैं जो आपके किसी न किसी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है। इससे पहले वाले पॉइंटर को आप देखने के लिए आप ऊपर जो अ, आ रहा है उसको आप टैप करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसमें। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी। ठीक है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दिया, जबकि कांग्रेस ने इस आंदोलन के बारे में बोला कि इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस आंदोलन से संदर्भित है? यह जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संदर्भित है ये। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में ये टिप्पणी जो है आपका दिया गया था। ठीक है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने बोला था ये कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा है। और जबकि कांग्रेस ने इसे बताया सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखा गया, जिसके कारण जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया है। ठीक है, अगले पॉइंटर की तरफ चलते हैं। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराई के द्वितीय युद्ध में हराया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो वो है आपका बेलगांव अधिवेशन 1924। तो आपको बताना है ये बेलगांव अधिवेशन का जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपका हिंदी भाषा से रिलेटेड है। तो हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में जो कांग्रेस ने प्रस्तुत किया था वो है आपका बेलगांव अधिवेशन में। स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? तो वो है आपका सिंगापुर में। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार, जो पहला आपका गवर्नमेंट था, ठीक है, जो कि अस्थाई नहीं था, उसकी स्थापना सिंगापुर में हुआ था भारत का। नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ चलते हैं। 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी पूछा जा सकता है, तो वो है आपका क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेज द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? तो वो है आपका जून 1948 तक। जून 1948 तक उन्होंने बोला था जो भारत को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ का ऐसा गतिविधि होना शुरू हो गया था जिसके कारण उन्हें 15 अगस्त को 1947 को ही छोड़ना पड़ा। अगले पॉइंटर की तरफ चलते हैं। 1687 डेट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान पे रखना है। जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? उस समय था अब्दुल हसन कुतुब शाह। ये नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो जब औरंगजेब गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था उस समय में अब्दुल हसन कुतुब शाह जो है वहां के गोलकुंडा के शासक थे। अगले पॉइंटर को एक तरफ चलते देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्रति उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? ठीक है, तो ये जो है आपका जो जिस प्राधिकार मतलब जिस अधिनियम के तहत उनको ये अधिकार मिला था वो है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, इसमें ब्रिटिश इंडिया के जो है अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की, ठीक है, कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था, मतलब ये डिपार्टमेंटल हो गया था उसके बाद। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया? तो वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो है लौटा दिया था। ठीक है, कौन सा हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? वो जो राजा है वो है आपका हर्षवर्धन। ये भी इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। चोला काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि क्या कहलाती थी? ठीक है, तो वो जो
ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि थी, उसका नाम था चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम जो है, उस भूमि का नाम था जिसे कर मुक्त भूमि जो दान में दिया जाता था चोला पीरियड में ब्राह्मणों को। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में किसे भेजा गया था? ठीक है, तो वो है आपके NM जोशी। NM जोशी को जो है भारत सरकार, जो समय में ब्रिटिश इंडिया का जो रूल चल रहा था उसमें 1919 में वाशिंगटन सम्मेलन में ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हुआ था, उसमें मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? वो है आपका त्रिपुरी 1939 में, ठीक है, के अधिवेशन में जो है भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव दिया प्रेसिडेंट त्रिपुरी, जो कि मार्च 1939 में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसमें इसे पारित किया गया। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसके प्रेसिडेंट, जो ये जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाले मुसलमान सेनानायक कौन थे? वो जो मुसलमान सेनानायक जो मराठा की तरफ से लड़ते हुए मरे थे थर्ड पानीपत के बैटल में, वो है आपका इब्राहिम गारदी। ठीक है, तो ये नाम हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, ये नाम को आप लोग हमेशा ध्यान रखें। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने घर्षणा सॉल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। उस पत्रकार का नाम है वेबी मिलर, जिसने घर्षणा सॉल्ट वर्कर्स, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका सत्याग्रह किया था उसके बारे में समाचार दिया था। ठीक है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। अंतरिम गवर्नमेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था वो है आपका 24 अगस्त 1946 को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो CR फॉर्मूला जो बनाया था वो है आपका C राजगोपालाचारी, इन्हीं के नाम पे ये फॉर्मूला है। इन्होंने ही जो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में गतिरोध था उसको दूर करने के लिए CR फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जब फ्रांस के सम्राट को किसने लिखा था, पहले ये जाने क्या लिखा था, ये भी पूछा जा सकता है। वो है आपका अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। ये हैं आपके लिखने वाले नाना साहब। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना है। तो नाना साहब ने, पूछा जा सकता है किसने भेजा था, तो वो है आपका नाना साहब, जो कि फ्रांस के सम्राट को लिखा था 1857 के विद्रोह के लिए कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो ये जो है उसके अगेंस्ट ये चल रहा था। दूसरा, ये स्टेटमेंट दे करके भी पूछा जा सकता है ये स्टेटमेंट किसने दिया था, वो है आपका नाना साहब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रेस पीज का युद्ध जो कि झेलम नदी के में हुआ था, मतलब झेलम का युद्ध ही ये युद्ध बोला जाता है, जो कि आपका 326 BC में हुआ था। ठीक है, 326 BC में हुआ था। ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये है आपका सिकंदर और राजा पुरु के बीच में। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, आया हुआ भी है। ठीक है, लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी सेंडर्स की हत्या कहाँ कर दी गई? तो वो है आपका लाहौर। लाहौर में सेंडर्स जो है इसका जो है हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। कांची के कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के नंदी वर्मन ने करवाया था। ये नाम भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखें क्योंकि
आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में तो आता ही है। ठीक है, अब आजकल स्टेट पीसीएस में भी बहुत ज्यादा आते हैं। द राइज एंड ग्रोथ, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, के लेखक कौन है? तो उनके लेखक हैं बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र जो हैं द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया जैसे जैसे बुक के संपादक हैं ये, द राइटर। ठीक है, अगले पॉइंटर की तरफ चलते हैं। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध को कहां से ग्रहण, मतलब कहां से प्राप्त हुआ था? वो है आपका उपनिषद से। ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। सबसे पहले पंच मार्क वाला जो है कॉइन जो है प्रचलन में आया हुआ था, तो उसे आहत सिक्का बोला जाता है, जो कि आपका सबसे अर्लीस्ट कॉइन। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक किस भारतीय क्रांतिकारी ने लिखी? वो है आपका लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिनका नाम फरमानों तथा सिक्कों पे अंकित होता था। उन महारानी का नाम है नूरजहां। नूरजहां का नाम जो है मुगल एम्पायर के कॉइन्स के ऊपर में, फरमानों के ऊपर में अंकित होता है। ठीक है, तो आज का पॉइंटर यही समाप्त होता है। हम जस्ट ही नेक्स्ट पॉइंटर के साथ में प्रस्तुत होते हैं। थैंक यू।